नमस्कार दोस्तों, प्रशस्त अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो अभी तक हमने पिछले लेक्चर्स में उत्तर प्रदेश के पेपर 5 का जो पहला टॉपिक था उसमें हमने पूर्व मध्यकाल तक का कर लिया है। हमारा जो पिछला टॉपिक था वो एंड हुआ था, अगर आपको याद हो कहाँ पर एंड हुआ, तो गढ़वाल वंश के अंतिम शासक जयचंद की हार के साथ 1194 में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध में हराया और भारत की सत्ता पर काबिज या भारत को अपने साम्राज्य में शामिल करने का जो आखिरी बहुत छोटा सा कांटा था, हालांकि बहुत बड़ा नहीं कहेंगे, उससे बड़ा कांटा जो है 1192 में ही वो पृथ्वीराज चौहान के रूप में पृथ्वीराज चौहान को उसने जीत लिया था, हरा दिया था। तो ये बड़ा अनिर्णायक युद्ध था चंदावर, लेकिन पूरी तरह से अब जो है भारत का क्षेत्र उसके प्रशासन में, उसके साम्राज्य में शामिल हो गया था। युद्ध जीतने के बाद उसने क्या किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो उसका गुलाम था, उसको उसने भारतीय क्षेत्र का प्रशासक या भारतीय जो सूबा था वो उसके अधीन कर दिया। 1206 में क्या होता है कि मोहम्मद गोरी की मौत हो जाती है और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर के लोगों ने एक तरह से वहाँ उसके हाथ में वो सत्ता सौंप दी जाती है और कुतुबुद्दीन ऐबक इस तरह से भारत में सल्तनत काल का पहला तुर्की शासक बनता है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की भी आगे चल के उसकी भी मौत हो जाती है और उसके बाद जो उसका दामाद जो है इल्तुतमिश, वो वास्तविक रूप से अगर देखा है तो भारत में मामलूक वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है इल्तुतमिश को। तो हम जब उत्तर प्रदेश में मध्यकाल की जब बात करेंगे तो हमें सबसे पहले जिसका उल्लेख करना है वो हमें बताना है इल्तुतमिश के बारे में। राइट, क्या बताएंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना। सुल्तान बनने से पूर्व वो कहाँ का इक़्तिदार हुआ करता था? बदायूं का इक़्तिदार कह लें, गवर्नर कह लें, कुछ भी कह लें। तो सुल्तान बनने से पूर्व उत्तर प्रदेश के बदायूं का इक़्तिदार हुआ करता था। उस समय बदायूं जो है वो सल्तनत काल में एक सर्वोच्च सूबा माना जाता था। तो वहाँ का वो इक़्तिदार हुआ करता था। उसने बदायूं की जामा मस्जिद का भी निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने ही कराया था। ठीक है, अब इसके बाद इल्तुतमिश के बाद आप किसका नाम लेंगे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक भी एक इम्पॉर्टेंट रखता है उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास में, क्योंकि उसने जौनपुर शहर को बसाया था उत्तर प्रदेश में। कब उसने बसाया था जौनपुर शहर को? 1358 ईस्वी में उसने जौनपुर शहर की नींव रखी। ठीक है, और ये जौनपुर आगे चल के मलिक सरवर के शासनकाल के दौरान पूर्व का शिराज कहा जाने लगा। इतना उन्नत हो गया था ये आगे चल के कि इसे पूर्व का शिराज भी कहा जाता था। ठीक है, अब आपने बता दिया इल्तुतमिश के बारे में, बता दिया आपने, बता दिया फिरोज शाह तुगलक के बारे में। अब यार आपको क्या बताना है, आपको क्या याद रखना है इसमें? अब आपको जिक्र करना है मलिक सरवर। ये कौन था? फिरोज शाह तुगलक का एक अमीर था। ठीक है, उसी का एक सरदार था जिसका नाम था मलिक सरवर, यानी ख्वाजा जहां भी उसको कहते थे। और इसने जब फिरोज शाह तुगलक मरता है तो उसके बाद उसका पुत्र जब गद्दी पे बैठता है तो वो उतना ताकतवर नहीं था फिरोज शाह तुगलक जितना। उसके शासनकाल में ये जौनपुर में अपने शर्की साम्राज्य की स्थापना करता है, स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। और उस समय एक और घटना होती, तैमूर लंग का आक्रमण हुआ रहता है। तो भारत में एक तरह से जो दिल्ली सल्तनत है उसका बहुत प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर नहीं रह जाता। तो उस समय का ये फ़ायदा उठाता है मलिक सरवर, जो कि एक किन्नर था। उसने जौनपुर में शर्की साम्राज्य की नींव स्थापित करता है, जौनपुर में शर्की साम्राज्य की नींव स्थापित करता है मलिक सरवर। ठीक है, तो इसके बाद आप शर्की साम्राज्य का जिक्र कर देंगे। और ये शर्की साम्राज्य कालांतर में इतनी उन्नति करता है कि एक तरह से शिक्षा, व्यापार, कला, है ना, इन सारी चीज़ों का एक तरह से केंद्र बन जाता है और इसको पूर्व का शिराज की उपाधि दी जाती है। ये आगे चल के इतना फेमस हो जाता है। पूर्व का शिराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि शिराज जो है ईरान का एक शहर हुआ करता था, कभी उसकी राजधानी भी हुआ करता था। और उसको कहा जाता था कि वो पोइट्स, गार्डन्स और लिटरेचर का शहर हुआ करता था। बहुत खूबसूरत शहर था। कुछ उसी तरह से हमारे उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर ने शर्की साम्राज्य के अंदर भी उन्नति की थी। और जब शर्की साम्राज्य अपने चरम पे था तो इसकी सीमाएं कहाँ से मिलती थी? आपके अलीगढ़ से लेके दरभंगा तक और उत्तर में नेपाल से लेके दक्षिण में बुंदेलखंड तक विस्तृत थी इसकी सीमाएं। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट जो है एम्पायर हुआ करता था शर्की साम्राज्य। तो इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। आप पहले इल्तुतमिश के बारे में बताएंगे बदायूं का इक़्तिदार था। उसके बाद जौनपुर के बारे में बताएंगे, किसने उसकी स्थापना की थी ये बताएंगे। और बाद में शर्की साम्राज्य के अंतर्गत जौनपुर को किसने इतना डेवलप किया, आप उसके बारे में बताएंगे। ठीक है,
यही शर्की शासन में जौनपुर आगे चल के शिक्षा, कला और व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया। ठीक है, ये क्योंकि शर्की साम्राज्य ने के अंतर्गत इसने बहुत ज़्यादा उन्नति की थी। और आज भी देखा जाता है इनफैक्ट जो है शिक्षा के मामले में जौनपुर बहुत आगे है। आप जौनपुर का अगर आप सुने, वो सिरकोना करके एक विकास खंड है, वहाँ का ब्लॉक है, वहाँ का गांव है एक माधोपट्टी। आपको सोच के भी आश्चर्य होगा, आपने सुना भी होगा ये चीज़ कि उस गांव में सिर्फ 75 परिवार हैं। उन 75 परिवारों में 40 से अधिक IAS ऑफिसर हैं, IAS या IPS दोनों पदों पे। आज तक इतने छोटे से गांव से इतने ज़्यादा कभी आपको इतने आला अफसर आप कहीं नहीं देखेंगे आप हिंदुस्तान की किसी भी जगह से। तो जौनपुर आज भी एक तरह से शिक्षा के मामले में काफ़ी आगे, वहाँ के लोग काफ़ी आगे हैं। तो उस समय भी ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? शर्की साम्राज्य से। उस समय जौनपुर को शिराजे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ठीक है, यहीं पर शर्की सल्तनत में ही जायस नामक स्थान, ये जायस आपका पड़ता है करीब जौनपुर से 85-86 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ। मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने किसकी रचना की थी? पद्मावत की रचना की थी। तो इनकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है मलिक मोहम्मद जायसी की, कि एक बार जब शेरशाह सूरी के दरबार में गए तो मलिक मोहम्मद जायसी दरअसल बहुत कुरूप थे, देखने में बड़े बदसूरत थे। उनकी एक आंख नहीं थी, हाथ से मतलब किसी एक्सीडेंट में उनकी एक आंख चली गई थी। पूरा शरीर जो है चेचक के धब्बों से भरा पड़ा था। तो जब वो शेरशाह सूरी के दरबार में घुसते हैं तो सब लोग हंसने लगते हैं, शेरशाह सूरी खुद भी हंसने लगता है। तो वो नहीं हंसते, वो बड़ी गंभीर मुद्रा में कहते हैं कि तुम किस पे हंस रहे हो। उन्होंने उस समय अवधि में एक कुछ कहा था, बड़ा अच्छा सा वो कोटेशन मुझे याद नहीं आ रहा है। तुम किस पर हंसते हो, मुझ पर या मुझे बनाने वाले उस कुम्हार पर, यानी इस ईश्वर पर। तो इस तरह के थे मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी कथा भी बड़ी वो है कि ये मरे कैसे। कई किंवदंतियाँ ये कहती हैं कि ये अमेठी के जंगलों में बाघ के रूप में रहने लगे थे, इन्होंने बाघ का रूप धारण कर लिया था और किसी शिकारी ने इनको बाघ समझ के मार दिया। हालांकि जब लीजेंड्स बनते हैं तो इस तरह की कहानियाँ बनती रहती हैं। तो ये थे मलिक मोहम्मद जायसी, ये भी जौनपुर के शर्की साम्राज्य के ही अंतर्गत आते थे। तो आपको इनका भी नाम लेना है, मलिक मोहम्मद जायसी का भी नाम लेना है। इसके बाद आता है दिल्ली का सुल्तान बहलोल लोदी। इसने 1484 में क्या किया? जौनपुर को जीत लिया और इस तरह शर्की साम्राज्य जो है दिल्ली साम्राज्य में, दिल्ली सल्तनत में वो फाइनली मिला लिया गया। ठीक है, इसके बाद आप बहलोल लोदी का जिक्र करेंगे, शिराजे हिंदुस्तान के बाद, जायसी के बाद, कि कैसे उसने जौनपुर को 1484 में जीत लिया। और फिर लास्ट में आप बताएंगे सिकंदर लोदी के बारे में। लोदी वंश में ही आगे बढ़ते हुए सिकंदर लोदी के बारे में बताएंगे कि इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण शहर की नींव किसने डाली थी? सिकंदर लोदी ने, उत्तर प्रदेश में। और वो शहर कौन सा था? आगरा। यही आगरा मुगल काल में अगर देखा जाए तो बड़ा प्रोमिनेंट सिटी हो गई, बड़ा इंपॉर्टेंट सिटी हो गई, बड़ी प्राइम लोकेशन हो गई। आगरा शाहजहाँ के शुरुआती काल तक जो है आगरा मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहा, ये भी हम आगे देखेंगे। तो हमें इसमें क्या क्या कीवर्ड्स मिले? इल्तुतमिश, बदायूं, जौनपुर, शर्की, जौनपुर क्यों इम्पोर्टेंट था, उसके बाद जायसी का आप जिक्र कर दें, उसके बाद बहलोल लोदी के बारे में बताएं, फिर लास्ट में आप बता दीजिए कि एक और महत्वपूर्ण शहर की नींव डाली सल्तनत काल में ही सिकंदर लोदी ने। तो इस तरह से हमारा सल्तनत काल का जो, अगर आपसे कोई भी प्रश्न पूछता है सल्तनत काल में पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास के मध्यकालीन, विशेषतः सल्तनतकालीन इतिहास पर प्रकाश डालें। ठीक है, उसका विवरण लिखें, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। तो आपको इस तरह से चीज़ें याद रखनी है, कीवर्ड्स आपको याद रखने, क्रम से याद रखना है। आपको इल्तुतमिश याद रखना है, आपने फिर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया वो याद रखना है, फिर जौनपुर शहर के बारे में बताना है, शर्की साम्राज्य के बारे में बताना है, और उसके बाद बहलोल और सिकंदर लोदी के बारे में बता के इस तरह से ख़त्म करना है सल्तनत काल को। सल्तनत काल के बाद आगे हमें पढ़ना होगा मुग़ल काल। मध्यकाल में कुछ ही जो सब टॉपिक्स हैं हमारे, एक तो सल्तनत काल हो गया। सल्तनत काल में ही हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी डिस्कस कर लिया था जौनपुर के बारे में, शर्की साम्राज्य के बारे में। उसके बाद अगला टॉपिक जो है मुग़ल काल है। फिर उसके बाद जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा अवध के नवाबों के बारे में, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आइए अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं मुग़ल काल। मुग़ल काल में आपको ज़्यादा नहीं करना है, पहले आपको मुग़ल काल में बताना है अकबर के बारे में, कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्या है कि अकबर ने अपने साम्राज्य को 15 सूबों में बांटा था। ठीक है, और उन सभी 15 सूबों में सबसे महत्वपूर्ण सूबे कौन थे? आगरा, अवध और इलाहाबाद। ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे
इम्पॉर्टेंट सूबे थे अकबर के साम्राज्य में, ठीक है। इसके बाद आपको बताना है कि अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूरी पर फतेहपुर सीकरी नामक शहर बसाया। आप अकबर के बारे में बताएंगे कि अकबर ने आगरा को इतना इंपॉर्टेंस दिया, उसने शुरुआत में फतेहपुर सीकरी नामक एक पूरा शहर ही बसा दिया आगरा से 36 किलोमीटर दूर। यहाँ पर उसने एक किले का भी निर्माण किया। आप अगर फतेहपुर सीकरी कभी आगरा कभी विजिट पे जाएं तो फतेहपुर सीकरी आप जाएं, वहाँ पर बहुत अकबर के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, अकबर की बनाई जो बिल्डिंग्स है वो बहुत खूबसूरत हैं आज भी। अकबर का इबादत खाना भी वहाँ आपको मिलेगा जहाँ पर वो सारी धर्मों की बैठ के चर्चा किया करता था। तो इस तरह से अकबर ने आगरा को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया, वहाँ पर फतेहपुर सीकरी में उसने शहर की स्थापना की, किले का निर्माण कराया। अब अकबर के बाद अगला कौन सा राजा था? जहांगीर को आप छोड़ दिए, जहांगीर के समय बहुत सारी चीज़ें नहीं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। जहांगीर के पश्चात हम आते हैं शाहजहाँ। तो हमें मुगल काल में किसका नाम लेना है? पहले अकबर का बारे में बताना है कि उसके काल में कौन से सूबे इंपॉर्टेंट थे और उसने खासकर आगरा में कितना स्थापत्य निर्माण कराया, कितनी बिल्डिंग्स का निर्माण कराया, खासकर फतेहपुर सीकरी। उसके बाद अब आ जाएंगे शाहजहाँ। शाहजहाँ के काल में तो आगरा एक तरह से देखा जाए तो पूरे स्थापत्य का केंद्र भारत का बन गया। किस तरह से? क्योंकि शाहजहाँ ने यहीं पर दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल का निर्माण कराया, ठीक है। और हालांकि उत्तरवर्ती जो शाहजहाँ था, शाहजहाँ के शासनकाल में जो बाद का समय था, उसमें शाहजहाँ ने अपना पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया। उसने आगरा से अपनी राजधानी बदल के दिल्ली कर दी। लेकिन अकबर से लेकर शाहजहाँ के शुरुआती वर्षों तक भारत जो हमारी मुगलों की जो राजधानी रही थी वो आगरा ही थी। तो इसको हम याद रखेंगे, अकबर के बारे में बताएंगे, उसके बाद शिफ्ट करेंगे हम शाहजहाँ पे। शाहजहाँ ने क्या क्या किया वो बताना है आपको। उत्तरवर्ती वर्षों में राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की और उसने ताजमहल का निर्माण कराया यहीं पे, ठीक है। उसके बाद ये भी बताएंगे कि अकबर शाहजहाँ पे हो गया, तो अकबर के एक बार दरबारियों के बारे में बात कर लें। ये पॉइंट थोड़ा सा बाद में हो गया जबकि इसको पहले होना चाहिए था, शाहजहाँ के पहले। तो अकबर के बारे में एक और पॉइंट आप डाल सकते हैं कि अकबर के सम्राट में, अकबर के साम्राज्य में, उसके दरबार में जो महत्वपूर्ण पद थे वो सबसे 2 महत्वपूर्ण पद कौन से थे? एक तो अकबर का जो प्रधानमंत्री था वो टोडरमल था। दूसरा अकबर ने बीरबल, अकबर बीरबल की कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं, बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं। तो अकबर बीरबल का नाम हमेशा पैर में आता है। तो अकबर के 2 सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन थे? वो दोनों उत्तर प्रदेश से थे। अगर बीरबल को देखा जाए तो बीरबल आपके जालौन डिस्ट्रिक्ट से थे, कालपी एक जगह है वहाँ से बीरबल थे। और टोडरमल कहाँ थे? ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के थे। तो अकबर के दरबार में सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 लोग थे वो दोनों ही उत्तर प्रदेश के थे। एक को अकबर ने राजा की उपाधि से सम्मानित किया था, बीरबल को, और कविराज की उपाधि भी दी थी। उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति था टोडरमल, वो वजीर के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उसने कार्य किया। अगर आप अकबर की सबसे इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स देखेंगे तो उसकी एक आईने दहसाला पद्धति भी हुआ करती थी जो भू राजस्व पद्धति थी। ये किसका ब्रेन चाइल्ड था? पूरी तरह से टोडरमल का, ठीक है। तो ये चीज़ें आप 2 बता दीजिएगा बीरबल और टोडरमल के बारे में अकबर के उसमें पॉइंट्स में। अब बस मुगल काल में से दोनों के बारे में आपको बताना है। अकबर, ठीक है, उसने फतेहपुर सीकरी के बारे में बताना है, उसके महत्वपूर्ण सूबों में आगरा, इलाहाबाद, अवध बताना है। फिर और बताना है कि उसके दरबार में 2 इंपॉर्टेंट लोग कौन थे, बीरबल और दूसरा टोडरमल। ये दोनों उत्तर प्रदेश के थे। और इस समय जो उत्तर प्रदेश शांति, प्रगति और समृद्धि और गौरव के शिखर तक पहुंचा, अगर मुगल काल उस समय, तो सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका अगर किसी की मानी जाती है तो उत्तर प्रदेश की मानी जाती है। उसके बाद आप बता देंगे शाहजहाँ के बारे में। तो इस तरह से आपका मुगल काल भी समाप्त होता है। अब हम अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं जो कि है हमारा अवध के नवाब। तो उत्तर प्रदेश में मुगल काल में अवध का जो इतिहास था वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। 2 सबसे बड़े साम्राज्य उत्तर प्रदेश में उस समय थे, वो आपका अवध का साम्राज्य था और सल्तनत काल में आपका जौनपुर का जो साम्राज्य था, शर्की साम्राज्य। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट थे। अब अगर अवध की बात करें तो अवध मुगल साम्राज्य का ही एक सूबा था। अवध, इलाहाबाद और आगरा, ये तीनों 15 सूबों में सबसे इंपॉर्टेंट अभी हमने पढ़ा मुगल साम्राज्य का। इस सूबे में वर्तमान उत्तर प्रदेश का काफ़ी क्षेत्र शामिल था, ठीक है। अवध के सूबेदार सादत खां बुरहानुल मुल्क ने मुगलों की स्थिति का लाभ उठाया 1722 में। उस समय कौन था? 1722 में मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला नाम से जाना जाता था। तो उस समय मुगल साम्राज्य की ताकत इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, तो और बहुत सारे छोटे छोटे जो प्रांतीय राज्य है वो उभरने लगे थे। आप जैसे यहाँ पर अवध हो गया, उसी तरह से दक्षिण में आपका
निजाम निजामत जो स्टार्ट हुई दक्षिण में, वो उस समय स्टार्ट हुई। तो छोटे छोटे जो राज्य थे वो उभरना शुरू किए। 1722 में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की? बुरहानुल मुल्क ने। इसका नाम सादत खां था। ठीक है, सादत खां सबसे पहले, बुरहानुल मुल्क सादत खां 1722 ईस्वी में अवध का पहला नवाब बना। और इसने क्या किया? किसानों को जमींदारी शोषण से बचाने हेतु अवध में नए भू राजस्व और भू लगान व्यवस्था की शुरुआत की। तो आप अवध के नवाबों में अगर सबसे पहले बताएंगे तो सादत खां बुरहान और मुल्क के बारे में बताएंगे। यही इसी ने अवध के साम्राज्य की स्थापना की, अवध के एक स्वतंत्र राज्य के रूप में से इसने स्थापित किया। और इसे सुधारों के रूप में क्या किया? किसानों को जमींदारों के शोषण से बचाने के लिए नए भू राजस्व एवं भू लगान व्यवस्था की शुरुआत की। तो ये इंपॉर्टेंट माना जाता है सादत खां बुरहानुल मुल्क, क्योंकि ये फाउंडिंग किंग था अवध एम्पायर का। 1722 में इसने अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसके बाद आता है आपका सफदरजंग। ये 1739 में अवध का नवाब बनता है ना। 1748 में इसे मुगल साम्राज्य का वजीर बना दिया जाता है। ये क्यों बनाया दिया जाता है? क्योंकि 1748 में ही उसने अहमद शाह अब्दाली को हराया था। मोहम्मद शाह का जो बेटा था अहमद शाह, उसके साथ मिलकर जो अफगानी दुर्रे दुरानी जिसको जाना जाता था, नादिर शाह का जो कमांडर हुआ करता था अहमद शाह अब्दाली, उसको इसने अहमद शाह के साथ मिलकर सफदरजंग में अहमद शाह अब्दाली को हराया था, जिससे खुश होकर उसको मुगल साम्राज्य का वजीर बना दिया गया था उस समय। सफदरजंग को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो हमने पहले सादत खां की बात की, सादत खां बुरहानुल मुल्क की बात की जो फाउंडर था। उसके बाद 1739 में अवध का नवाब बनता है सफदरजंग, और 1748 में उससे मुगल साम्राज्य का वजीर बनाया जाता है, क्योंकि उसने किसको हराया था? अहमद शाह अब्दाली को हराया था। और ये युद्ध कौन सा था? मनुपुर का युद्ध था। ये 1748 में हुआ था। ये मुगल साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें साथ दिया था मुगल साम्राज्य का सफदरजंग ने, इसलिए इसको बना दिया गया था उस समय मुगल साम्राज्य का वजीर। उसके बाद नंबर आता है शुजाउद्दौला का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुजाउद्दौला के समय में ही 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बनारस की भी संधि होती है, उस समय भी शुजाउद्दौला ही था। तो आपको सफदरजंग के बाद किसी नवाब के बारे में बताना है तो वो है शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला क्या था? 1754 में अवध का नवाब बना। मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 1764 के बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध इसने युद्ध किया। तो इसने अंग्रेज़ों के खिलाफ किसका साथ दिया? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम का 1764 के बक्सर युद्ध में। लेकिन ये युद्ध था जिसमें पूरी तरह से ये लोग हारे, और वहीं से वास्तविक स्थापना जो है अंग्रेज़ी शासन की वो भारत में ही कहा जाता है। इसी के समय में इलाहाबाद की संधियाँ भी हुई। दो संधियाँ होती हैं 4 दिन के अंतराल पे। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि, और 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि। मैं फटाफट इन दोनों संधियों का एक आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ कि पहली संधि जो हुई थी इलाहाबाद की, वो किसके बीच हुई थी? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई। इसमें क्या क्या हुआ? इसमें जो है कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को क्या दिया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी। और इसके बदले क्या हुआ था? मुगल सम्राट को कंपनी ने 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया था। तो पहला बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई कंपनी को, और इसके बदले कंपनी उनको 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देती थी। ठीक है। और इसके अलावा क्या हुआ था? जो कड़ा और इलाहाबाद का जो क्षेत्र था वो अवध साम्राज्य से लेके वो दे दिया गया मुगल सम्राट को। तो ये पहला था। क्या क्या चीज़ें हुई? अवध का क्षेत्र, कड़ा और इलाहाबाद जो है मुगल सम्राट को दे दिया गया, अवध से लेके कंपनी ने दे दिया। अवध से लेके मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के बदले कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसके ठीक 4 दिन बाद जो है अंग्रेज़ों की दूसरी संधि होती है, वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ होती है। ठीक है। उसमें क्या होता है कि कड़ा और इलाहाबाद के जो एरिया थे जो कि वापस मुगल सम्राट को मिल जाता, उसको छोड़ के अवध का शेष जो भाग था वो नवाब को वापस कर दिया जाता है। ये था इलाहाबाद की दूसरी संधि में जो चीज़ें हुई थी। और इसके अलावा हर्जाने के रूप में कंपनी को 50 लाख रुपए जो है
वो अवध का नवाब शुजाउद्दौला देने का वादा करता है। और साथ ही में क्या करता है कि वो अवध के क्षेत्र में कंपनी को मुक्त व्यापार करने की छूट मिल जाती है। तो ये 3 चीज़ें, हो सकता है कि इलाहाबाद की दोनों संधियों के ऊपर एक आपका प्रश्न बन जाए। तो इलाहाबाद की पहली संधि में क्या क्या हुआ था? कड़ा और इलाहाबाद, याद रखिएगा कीवर्ड्स, कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र अवध से लेके दे दिए गए थे मुगल सम्राट शाह आलम को, ठीक है। उसके बाद 26 लाख रुपए की पेंशन वार्षिक जो है वो मिलने लगी सम्राट को। और उसके अलावा क्या होता, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी अंग्रेज़ों को। इलाहाबाद की दूसरी संधि में क्या हुआ था? कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र जो जीत लिया गया था बक्सर के युद्ध में, वो दोबारा वापस कर दिया गया नवाब शुजाउद्दौला को, ठीक है। और उसके बदले शुजाउद्दौला ने कंपनी को 50 लाख रुपए हर्जाना दिया। और इसके अलावा क्या हुआ कि अवध के क्षेत्र में कंपनी को मुक्त व्यापार करने की छूट मिल गई। तो ये 3 चीज़ें दोनों के संधियों का आप बता दीजिएगा, इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। खैर, तो हमने क्या बताया कि अभी हम किस पे थे? शुजाउद्दौला पे। शुजाउद्दौला के समय 2 महत्वपूर्ण संधियाँ हुई थी। 1765 में इलाहाबाद की संधियाँ हुई, 12 अगस्त और 16 अगस्त को। आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल अगर चाहें तो बता दें। उसके बाद शुजाउद्दौला ने 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ बनारस की संधि की और अंग्रेज़ों की सहायता से 1774 में रोहिलखंड को अवध में फाइनली मिला लिया, ठीक है। तो उन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता से रोहिलखंड को भी फाइनली अवध में ही वापस मिला लिया। उसके पहले 73 में वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ बनारस की संधि हुई। ये फैक्ट अगर न भी डालें तो चलेगा, आप सिर्फ शुजाउद्दौला के बारे में बताइएगा। जो इलाहाबाद की संधि है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पहले किसके बारे में बताना है? अवध के नवाबों में सादत खां के बारे में। उसके बाद बताना है आपको कैसे सफदरजंग को वजीर बनाया गया, ठीक है। सादत खां के बाद सफदरजंग आता है, उसको वजीर बनाया गया। उसके बाद आप बताएंगे शुजाउद्दौला के बारे में, जिसके समय में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं शुजाउद्दौला के समय में। आप देखिए, इसी के समय में प्लासी का भी युद्ध हुआ है और इसी के समय में आपका बक्सर का भी युद्ध हुआ है। इसी के समय में इलाहाबाद की दोनों संधियाँ हुई। अब आते हैं आसफउद्दौला। अगर आप मॉडर्न वर्तमान लखनऊ के अगर सांस्कृतिक खाती की, अगर उसके लेगेसी की बात करें, तो इसकी लेगेसी को देने वाला सिर्फ एक व्यक्ति था, वो था आसफउद्दौला। आसफउद्दौला 1775 में इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ फैजाबाद की संधि की थी। ये किसके बाद आया था? शुजाउद्दौला के बाद। तो आसफउद्दौला के बारे में बड़ा मशहूर कथन है कि जिसको न दे मौला उसको दे आसफउद्दौला। ये इतना प्रजा पालक था या अपनी जनता से इतना प्रेम करता था कि 84 के टाइम में जब अवध में अकाल की स्थिति आती, पूरे देश में अकाल की स्थिति थी उस समय, तो आसफउद्दौला ने वहाँ की जो एक तरह से सेल्फ डिपेंडेंट जनता थी, एक तरह से खुददार जनता थी लखनऊ की, उसकी ईगो को ठेस न पहुँचाते हुए आसफउद्दौला ने क्या किया कि उसने ढेर सारी बिल्डिंग्स बनवानी शुरू कर दी ताकि राज्य की जनता उसमें काम मिले और एक तरह से उनका पेट भरे, उनको रोज़गार मिले और अकाल के समय में भी अपने आप को वो सर्वाइव कर सके। तो आसफउद्दौला अभी तक का सबसे उदात्त चरित्र वाला व्यक्ति माना जाता है अवध के नवाबों में। और आप देखेंगे अवध में जितनी भी, लखनऊ में जितनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जितनी अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो रूमी दरवाज़ा हो, चाहे वो दौलत खाना हो, चाहे वो बड़ा इमाम बाड़ा हो, ये सारा कुछ बनवाया था आसफउद्दौला ने। तो आसफउद्दौला उस समय अगर लखनऊ के सांस्कृतिक विकास का सबसे ज़्यादा श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो आसफउद्दौला था। और इसी ने अवध की राजधानी को फैजाबाद से स्थानांतरित कर दिया लखनऊ में। लखनऊ उसके बाद से, आसफउद्दौला के बाद से अवध राज्य की राजधानी हुई, ठीक है। तो ये सब आप चीज़ें आसफउद्दौला के बारे में लिख दीजिएगा। इसके बाद आप अंतिम नवाब पे आ जाए, हालांकि इसके बीच भी कई सारे नवाब हुए, उसकी एक लिस्ट है जो हम अगली स्लाइड में आपको दे देंगे। और उस स्लाइड को, उस लिस्ट को अगर आप लिख देते हैं अवध के नवाबों के उसमें, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर इन सारी चीज़ों को के अलावा उसको लिख देते हैं आप तो लिस्ट भी कोशिश करिएगा याद हो जाए। मैंने उसके लिए कोड भी बना रखा है और बड़ा शायराना कोड है, एक बार देखिएगा। अभी इसको देख लेते हैं। हम आसफउद्दौला के बाद जिस नवाब के बारे में लिखेंगे, हमें किसके बारे में लिखना है? पहला तो जो फाउंडर था सादत खां, उसके बारे में बताना है। उसके बाद बताना है सफदरजंग के बारे में। उसके बाद तीसरा बताना है शुजाउद्दौला के बारे में। उसके बाद बताना है आसफउद्दौला के बारे में, जो सांस्कृतिक, लखनऊ की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको, उसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसी को जाता है तो आसफउद्दौला को। उसके बाद लास्ट बताना है वाजिद अली शाह के बारे में। तो वाजिद अली शाह ये अवध के अंतिम नवाब थे। इनकी नवाबी की कहानियाँ बड़ी फेमस है। वाजिद अली शाह बड़े रसिक मिजाज हुआ करते थे, बड़े रंगीन मिजाज हुआ करते थे। इनका एक परी खाना हुआ करता था जिसमें करीब 300 बीवियाँ हुआ करती थी इनकी, वहाँ पर परी खाने में रहती थी। उसी परी खाने की 300 बीवियों में से एक थी बेगम हज़रत महल,
जो असफुद्दौला जो वाजिद अली शाह के जाने के बाद उन्होंने एक तरह से 1857 के गदर में अवध की कमान संभाली थी और ख़ुद को लड़ाई की थी अंग्रेज़ों से मैदान जंग में। तो ये वाजिद अली शाह अपने बड़े फेमस थे। कहा जाता है कि ये वो वाहिद नवाब हैं जो सिर्फ इसलिए नहीं भाग पाए क्योंकि उस समय कोई नौकर नहीं था महल में जो उनको चप्पल पहना सके, जो उनको जूते पहना सके। तो ये इनके नवाबी का हिसाब किताब था। ये बड़े अलग किस्म के नवाब थे। तो इसलिए लखनऊ की जब नवाबी ठाट की बात होती है तो उसका अर्थ कुछ और ही निकाला जाता है कि भाई ये तो बड़े आलसी लोग हैं। तो नवाबी संस्कृति जो है लखनऊ की, इस तरह से उसके जो फाउंडर ये लोग थे, आप शुरुआत से देखें, सआदत खां, उसके बाद सफदरजंग, शुजाउद्दौला, असफुद्दौला और वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह ही वो अंतिम नवाब थे जिनके कुशासन जिनके ख़राब शासन के आधार पर अंग्रेज़ों ने अल्टीमेटली अवध को अंग्रेज़ी शासन में मिला लिया, अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिला लिया। पहले इस चीज़ के लिए डलहौजी कहता था कि वो इतना डेस्परेट था डलहौजी इस अवध साम्राज्य को अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिलाने के लिए। वो कहता था कि अगर मैं पेड़ हिलाऊं तो अवध ही वो चेरी जो सबसे पहले मुंह में आके गिरेगी। डलहौजी ये तक कहता था। उसने पहले कर्नल सलीमान को नियुक्त किया कि ऐसी रिपोर्ट बनाओ जिसके आधार पर अवध को कुशासन के बेस पर अपने उसमें मिला लें। लेकिन सलीमान ने भी रिपोर्ट तो बनाई, एग्जैजरेट भी किया, लेकिन उसने कभी इस चीज़ का रिकमेंडेशन नहीं किया कि अवध को अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिलाया जाए। उसके बाद उसने आउटरम को नियुक्त किया और आउटरम की रिपोर्ट को इतना बढ़ा चढ़ा के उसने ब्रिटेन भेजा और उस रिपोर्ट के आधार पर इसने फाइनली जो है अवध को अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिला लिया। तो उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, कभी और हम आपसे डिस्कस करेंगे इस चीज़ के बारे में। इस तरह से अवध के नवाबों का ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब अगर अवध के नवाबों को आपको और डिटेल में बताना है तो आप एक सिंपल सी लिस्ट याद कर लीजिएगा। ये है लिस्ट, देखिए नवाबों का क्रम है, इसमें कौन कौन से नवाब हैं। सबसे पहला जो नवाब था 1722 से 1739 तक, वो था सआदत खां, ठीक है। उसके बाद जो अगला नवाब था, उसके बाद हमने याद किया था क्या था, सफदरजंग, जिसको नवाब वजीर बनाया गया था। पहला क्या था, सआदत खां। दूसरा सफदरजंग 1739 से 1754। तीसरा था 1754 से 1775 शुजाउद्दौला। उसके बाद 1775 से लेके 1797 तक आसफुद्दौला। उसके बाद 1797 से 1798 तक वजीर अली। ये मात्र 4 महीने सिंहासन पर रहा, उसके बाद हटा दिया गया इसको। 1798 से 1814 तक था सआदत अली खां, ठीक है। और ये सआदत अली खां था जिसके समय में अवध के साथ अंग्रेज़ों ने सहायक संधि की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। सआदत अली खां के बाद गाज़ीउद्दीन हैदर आया और ये कहा जाता है कि 7वां नवाब, लेकिन ये पहला राजा था। अब पहला राजा क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1819 में ही अंग्रेज़ों ने इसे ही अवध के राजा की उपाधि दी पहली बार। अब नवाब की जगह राजा की उपाधि दी जाने लगी अंग्रेज़ों द्वारा। तो अवध का पहला राजा कौन माना गया, गाज़ीउद्दीन हैदर, फर्स्ट किंग ऑफ अवध। 7वां नवाब भी यही था और पहला किंग भी यही था, इसलिए दोनों नाम देखिए एक जैसे दिख रहे हैं आप। एक ही आदमी जो 7वां नवाब भी था और पहला किंग रहा। तो 1814 से लेकर 1819 तक इसने 7वें और अंतिम नवाब के रूप में कार्य किया और 1819 से 1827 ये रहा पहला राजा, ठीक है। इसके बाद 1827 से आपके आते हैं 1837, 10 साल ये कौन रहा, नासिरुद्दीन हैदर। उसके बाद 1837 से 1842 मोहम्मद अली शाह, फिर 1842 से 1847 अमजद अली शाह, फिर 1847 से हमारे सबसे चहेते वाजिद अली शाह, ठीक है। अब इस क्रम को अगर आप याद रखना चाहते हैं तो एक कोट है, नीचे आप देख लीजिए। एक बड़ा मशहूर शेर था, अब मुझे याद नहीं आ रहा है ये किसका था, बशीर बद्र का था या निदा फाजली का, एक बार चेक करिएगा कि सफ़र में धूप तो होगी संभल सको तो चलो, और यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के तुम संभल सको तो चलो। कुछ इस तरह से था, वो बड़ा अच्छा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। उस बेस पर देखिए मैंने एक छोटा सा इसका कोड बना दिया है, आप चाहें तो इससे याद रख सकते हैं। सदर में शुआएँ तो होंगी, शुआ मतलब रोशनी, सदर में शुआएँ तो होंगी, सदर यानी बाज़ार, सदर में शुआएँ तो होंगी, सदर बाज़ार आपको उसमें मिल जाएगा, जिले में मिल जाएगा सदर मार्केट। सदर में शुआएँ तो होंगी, ठीक है, वसा गला के चल सको तो चलो। शुआएँ बहुत ज़्यादा होंगी तो आपका फैट गलेगा, पक्का है, अपने आप वेट लॉस हो जाएगा।
तो सदर में शुआएं तो होंगी, वसा गला के चल सको तो चलो, ठीक है। नाश मत करो अमवा, यानी आम जो पका हुआ है इसको गिराओ नहीं, इसको पेड़ को झकझोरो नहीं, तोड़ो नहीं, इसको नाश मत करो, इतना अच्छा बाग लगा हुआ है आम का, तो नाश मत करो अमवा। आम को जो भोजपुरी में कहेंगे अमवा, नाश मत करो अमवा, इन्हें खा के चल सको तो चलो, ठीक है। ये शेर आपको याद रखना है। अब हम इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं, किस वर्ड का क्या मतलब है। सदर के स से हो गया सआदत, दर से हो गया सफदर, शू से हो गया शुजाउद्दौला, आ से हो गया आसफुद्दौला, वजीर अली के लिए हो गया व, उसके बाद सा खा, है ना, क्या था, वसा गला के चल सको तो चलो, या सिर्फ सा से याद रखते हैं, सादत अली खान। फिर गल से हो गया गाजिउद्दीन, फिर गलों से हो गया गाजिउद्दीन जो अंतिम नवाब था और पहला राजा, तो उसको 2 बार हमने लिख लिया। उसके बाद हो गया नास मत करो अमवा, यानी नास नसीरुद्दीन हैदर, मत यानी मोहम्मद अली, आम से हो गया अमवा के अम से हो गया अमजद अली, और वा से हो गया वाजिद अली। तो इस तरह से आप चाहें तो अवध के सारे नवाबों का क्रम याद रख सकते हैं। और अवध के नवाब के ऊपर आए प्रश्न अगर आप ये लिख देते हैं तो पूरी तरह से एकदम साज सज्जा एकदम सुनिश्चित हो जाएगी पूरा आंसर की, और आपको फुल मार्क्स मिलने का पूरा का पूरा अंदेशा है, संभावना है कि आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेंगे अगर ये तालिका भी आपने लिख दी तो चलिए इस तरह से आज का हम ख़त्म करते हैं मध्यकाल। अब आगे आने वाले चैप्टर में हम अगले टॉपिक पर चलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।